वो कहता है इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नावल माला। आज इस नावल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला पार्ट 25। 1 नवंबर की सुबह एक खूबसूरत ख्वाब से हुई थी। कशमाला की आंख आहिस्ता से खुली। उसने पलकें झपकाई। उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। आज बंद आंखों के दूसरी तरफ कोई डरावना ख्वाब नहीं आया था। आज उसने एक खूबसूरत, एक प्यारा ख्वाब देखा था। वो चंद लम्हे अपने ख्वाब को सोचती रही, ना जाने इसका क्या मतलब था। फिर फजर की अजान पे उसकी तवज्जो भटकी। बेड पे हरकत हुई तो उसने कोहनी के बल पहलू बदला। माँ पैर बिस्तर से उतारती दिखाई दे रही थी। साथ ही वो सो के उठने की दुआ पढ़ रही थी। जाग गई? उसने मुस्कुरा के उनकी पुश्त को देख के पूछा। वो साइड टेबल का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। हाँ, लेकिन आज मैं फजर के बाद सोऊंगी। उन्होंने घड़ी देखी। माला मुस्कुरा दी। माँ फजर के बाद नहीं सोती थी, लेकिन आज सुबह माही ने पहुंचना था। वो उसके इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से ताज़ा दम होना चाहती थी। सोच रही हूँ अब तुम्हारा कमरा छोड़ के अपने कमरे में मुंतकिल हो जाऊं। जब वो बाथरूम से वजू करके निकली तो यूं ही कहने लगी, क्यों? तुम डिस्टर्ब होती होगी ना बेटे। वो गिले आस्तीन नीचे कर रही थी। वो बेइख्तियार हंस दी। 6 माह बाद ख्याल आया कि मैं डिस्टर्ब होती होंगी। साफ साफ कहिए, आपकी फेवरेट बेटी आ रही है और आप उसके कमरे में शिफ्ट होना चाहती हैं। माला जानती थी माही के सामने मोइद और वो बहुत पीछे चले जाएंगे। वो ऐसी ही थी, आएगी और छा जाएगी। वो महज मुस्कुरा दी। फिर सफेद दुपट्टा सर पे लपेटा और बेड के किनारे बैठी। दुपट्टा कानों के पीछे अड़सा। चंद सफेद बाल बाहर को झांकने लगे। माला ने उनके बालों की सफेदी को देखते हुए ओह में लब गोल किए। माही के आने से पहले आपका हेयर ड्राई लगा दूंगी, वरना वो बहुत बोलेगी। कानों को बारी बारी छुआ। माँ ने हल्के से हंस के सर झटक दिया। उनको नमाज पढ़ते छोड़ के वो बाहर चले गई। बाहर अभी अंधेरा था। जब वो वापस आई तो हाथ में मोतिये के फूलों की टोकरी थी। माँ ने सलाम फेरा और चेहरा उठा के देखा। टेबल लैंप की रोशनी में उनकी सबज आंखों के गिर्द झुर्रियां साफ दिखाई देती थी। माही दोहा पहुंच गई होगी। वो साथ साथ जेरे लब अज़कार पढ़ रही थी। जी कह रही थी। बहुत कोशिश की कि कहीं और से अच्छी फ्लाइट मिल जाए, लेकिन उसका नापसंदीदा एयरपोर्ट फिर से आ गया दरमियान में। माला ने मोतिये के फूल उनकी साइड टेबल पे रखे। अब मैं सोऊंगी बेटे। वो सीधी होने लगी थी जब माँ ने अपना भारी झुर्रियों ज़दा हाथ उसके हाथ पे रखा। उसने मुस्कुरा के उन्हें देखा। वो भी मुस्कुराई। कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर खामोश रहीं और अपना हाथ हटा दिया। ना जाने क्या कहने लगी थी। यूं ही अपना ख्वाब याद आया। आप आराम करें, मैं आज आपके नए कपड़े निकलवाती हूँ। माही को अपनी माँ टिप टॉप पसंद है। हेयर डाई भी कीजिएगा और मेकअप भी। वो अलमारी की तरफ आई और उसको खोल के उनके कपड़े देखने लगी। जब से माँ बीमार हुई थी, मोइद और माला की सारी तवज्जो उनकी सेहत पे थी। खुराक, दुआएं, उनके नए कपड़े बहुत बनवाए थे। खैर, माही आ रही है ना, वही करेगी ये काम। माँ, आपके लिए चाय बनवा दूं? मैं सोऊंगी बेटे। उन्होंने बाजू माथे पे रखे रखे कहा। वो नींद पे जा रही थी। साथ ही वो जेरे लब कोई अज़कार पढ़ रही थी। माला जानती थी वो माही के आने से पहले का वक्त जल्द अज जल्द काटना चाहती थी। वो सो गईं और उनके सांस की आवाज कमरे में गूंजने लगी तो वो बाहर चली आई। बाहर एक नई सुबह तुलू हो रही थी। आज 1 नवंबर थी और हर चीज ठीक थी। उसके सारे खौफ, सारे वहमें पीछे रह गए थे। उसकी जिंदगी की कहानी बिला आखिर मुकम्मल थी। क्या था जो उसमें एक मर्द नहीं था? उसे मर्द नहीं चाहिए था, उसे अपनी माँ चाहिए थी। वो मोतिये के पौधे तक आई और चंद फूल उतारने लगी। माही को भी फूल पसंद थे। सो
सोचा लाउंज में भी रख देगी ताकि उसके आते ही सारे घर में खुशबू महसूस हो। माही की आदत थी घर में दाखिल होते ही हर जगह नक्श निकालेगी, फलां चीज ठीक नहीं, ये जगह पे नहीं। माही नहीं थी तो किसी ने घर का ख्याल नहीं रखा, और वाकई वो आते ही घर का सारा बिगड़ा हुलिया दुरुस्त कर दिया करती थी। फूल तोड़ते हुए अपने ख्वाब के बारे में सोचने लगी। अभी क्या देखा था उसने? माला ने आंखें बंद की। एक मंजर नजरों के सामने बनता गया। वो अपने कमरे में दाखिल होती है। सामने माँ व्हील चेयर पे बैठी है। उसके कमरे की चौखट पे पीछे कोई छोटे कद की औरत व्हील चेयर थामे हुए है। वो माँ को देख के मुस्कुराती है। वो भी चेहरा उठा के उसे देखती हैं, फिर मुस्कुराती हैं। वो उनके कदमों में बैठ के उनके हाथ थाम लेती हैं। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? मैं आपको छोड़ के चली गई थी ना एक दफा। नहीं बेटे, मैंने तो सारी बातें भुला दी हैं, मैं नाराज नहीं हूँ। वो भी मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, हकीकत से भी छोटी। फिर वो आगे बढ़ती है और उनसे गले मिलती है। उसके स्याह स्कार्फ की नरमी उसे महसूस होती है। फूल तोड़ता उसका हाथ रुक गया। स्याह स्कार्फ? वो चौंकी। माँ ने ख्वाब में स्कार्फ ले रखा था, काला स्याह स्कार्फ जिससे सिर्फ ये चेहरा नजर आता था। ऐसा स्कार्फ उन्होंने पहले कब लिया था? हाँ, उसे याद आया, एहराम का स्याह स्कार्फ, जब वो हज करने गई थी अल्लाह के घर। किसी कांटे से उंगली टुकराई, खून की बूंद टपकी, फूल हाथ से गिरे। वो एकदम अंदर भागी। माँ, माँ! वो दीवाना वार भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो इसी तरह करवट लिए सो रही थी। वो उनके सरहाने झुकी और तेजी से उनको झंझोरा। माँ, माँ! उनकी रंगत सफेद थी और बंद हुई आंखें बहुत छोटी लग रही थी। माला ने कपकपाते हाथ से उनका माथा छुआ। वो ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। माँ, मेरी माँ! वो चीखते हुए उनका चेहरा थपथपा रही थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था, और सफेद चेहरे पे एक पुरसकून सी मुस्कुराहट थी। एक आवाज थी जो हर तरफ सुनाई दे रही थी। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैंने सारी बातें भुला दी हैं। हर चीज स्लो मोशन फिल्म की तरह हो रही थी, ऐसी फिल्म जिसमें कोई आवाज नहीं होती। वो धीरे धीरे कदम उठाती पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी कमर खिड़की से जा लगी। उसने भागते हुए मोहित को कमरे में दाखिल होते देखा। बख्त भी ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मोहित उनको उनकी कलाई पे हाथ रखे हुए था, फिर गर्दन पे। वो कुछ पुकार पुकार के कह रहा था। उसे सिर्फ लब हिलते दिखाई दे रहे थे। मोहित उनकी आंखों पे हाथ फेर के उन्हें बंद कर रहा था। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। कोई आवाज नहीं थी, कोई सदा नहीं थी। मोहित जमीन पे बैठे अपना सर बेड से लगाए रो रहा था। बख्त भी रोते हुए उनके चेहरे के गिर्द कपड़ा लपेट रही थी, और वो साकत सी खड़ी खिड़की से कमर टकाए खड़ी थी। जामद मबहूत लब कप कपा रहे थे, आंखों से बेआवाज आंसू गिर रहे थे, लेकिन आंखें इसी तरह शौक के आलम में खुली थी। आज मैं फजर के बाद सो जाऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मबैना फरीद अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा के वेटिंग लाउंज में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। उसने लंबा कोट पहन रखा था और स्कार्फ सर पे लपेटे हुए थी, और उसे आज कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही थी। साथ स्ट्रोलर में लेटी नन्ही हूर खामोशी से सो रही थी। बिला आखिर गेट खुलने की अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो बिला आखिर मुस्कुरा दी और काट में लेटी हुई बच्ची को देखा। हूर, बस 5 घंटे बाद हम लाहौर में होंगे, माँ के पास। वो स्ट्रोलर धकेलते हुए उठी ही थी कि उसका फोन बजा। उसने निकाल के देखा, व्हाट्सएप पे सलीम की कॉल आ रही थी। उफ, जब से इसने सलीम से कहा था कि उसे घर में होने वाली हर बात की तदा करता रहे, उसकी हर रोज ही कॉल आती थी। उसने अजलत में फोन कान से लगाया। कितनी दफा बताऊं तुम्हारी शर्टें ला रही हूँ। माही बाजी, माही बाजी। माही को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो रो रहा है या हंस रहा है। क्या हुआ सलीम, ऊंचा बोलो। इर्द गिर्द अनाउंसमेंट हो रही थी। उसने दूसरे कान पे हाथ रख के सुनना चाहा। वो कहीं रास्ते के बीच खड़ी थी। माही, माही बाजी, आप कहाँ हैं? वो ऊंचा ऊंचा रो रहा था। उसका दिल बुरी तरह से धड़का। क्या हुआ है, बोलो ना। बड़ी बीबी फोत हो गई हैं। उसके कानों में सलीम की आवाज गूंजी। उसे समझ में नहीं आया ये कौन था।
बड़ी बीवी कौन थी? क्या मजाक है सलीम, क्या कह रहे हो? उसको अपनी आवाज चलाती हुई सुनाई दी। वो कौन थी? स्ट्रोलर में लेटी बच्ची कौन थी? उनका हार्ट फेल हुआ है सोते में, वो रोते हुए बता रहा था। माही बाजी, बड़ी बीबी फोत हो गई हैं। सीने में कुछ जोर से आके लगा, जैसे दूर से उड़ता हुआ कोई तीर हो। माही को लगा उसके सीने से खून उबलने लगा है। बकवास कर रहे हो तुम, ये मजाक है कोई? हाँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट पे। वो चलाई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माही बाजी, बड़ी बीबी चली गई, इसको क्यों कॉल कर रहे हो? डफर, जाहिल। पीछे से मोहित की चिल्लाती आवाज आई। किसी ने फोन खींचा। माही, मोहित, मोहित। वो एक हाथ सीने पे रखे ऊंचा ऊंचा चला रही थी। इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे थे। मोहित, मुझे सच बताओ, मेरी माँ ठीक है? माही, वो भी एकदम बच्चों की तरह रोने लगा। माही, तुम क्यों नहीं आई? मोहित, मेरी माँ कहाँ है? वो चीखी। माँ चली गई। फोन फिसल के नीचे जा गिरा। उसने दोनों हाथ कानों पे रख लिए। चेहरा आंसुओं से यूं तर था जैसे बारिश से गीला हो। वो ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। उसे धुंधली आंखों और अपनी चीखों के दरमियान में कहीं सिक्योरिटी गार्ड नजर आया। किसी ने पानी की बोतल बढ़ाई। एक बच्चे की रोने की आवाज। ये बच्चा किसका है? मैम, आपने बोर्डिंग करनी है, गेट क्लोज होने वाला है। मगर वो कोट वाली लड़की जमीन पे बैठे ऊंचा ऊंचा रो रही थी। मेरी माँ ने मेरा इंतजार नहीं किया। क्यों? क्यों? वो ऊपर देखते हुए रोते हुए किसी से पूछ रही थी। बच्ची हलक के पार रोने की आवाज भी शामिल हो गई थी। कोई उसे कंधे से झंझोर रहा था। क्यों? क्यों? वो गर्दन उठाए ऊपर किसी से पूछ रही थी। मैं आ रही थी, मैं रास्ते में थी। क्यों मेरी माँ चली गई? क्यों? किसी ने उसका कंधा झंझोरा। माही ने सर उठा के अपने इर्द गिर्द देखा। भांत भांत की बोलियां, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग। किसी ने स्ट्रोलर उसकी तरफ बढ़ाया। हर रोता बच्चा माँ को दिया जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसकी माँ संभाल सकती है। वो किसके पास जाएगी? खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हमसायों से लोग आने लगे थे। कुछ लोग लाउंज में बैठे थे तो कुछ औरतें अंदर माला के कमरे में। किसी ने शुशद्दर सी मवाला को माँ के साथ कुर्सी पे बिठा दिया था। वो बस गुमसुम थी। उसके खुले बाल चेहरे के दाएं बाएं गिर रहे थे। वो गर्दन तिरछी किए माँ के सोते वजूद को देख रही थी। आंसू आंखों से गिर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। बेटा, रो लो, ऊंचा ऊंचा रो लो, अंदर से गम निकालो, किसी रिश्तेदार खातून ने कहा। उसने नफी में सर हिला दिया। ऊंचा रोने के लिए आवाज चाहिए होती है। आज सारी आवाजें दम तोड़ गई थी। कोई उसके साथ आके बैठा। उसने चेहरा उठा के देखा, फिर सोचने की कोशिश की कि वो कौन थी। हाँ, उसे याद आया, इस पठान बच्चे की माँ उन्हीं के घर काम करती थी। ये उनके हमसाये से आई थी, डॉक्टर सलीमा। उधेड़ उम्र खातून, फिट और स्मार्ट, बॉब कट बाल। वो दुनिया घूमती थी, सोशल वर्क करती थी। उनके बच्चे डॉक्टर्स थे और शादीशुदा थे। माँ की दोस्त थी, पहले भी आती थी। वो उसके साथ बैठ के अफसोस करने लगी। उसने चेहरा फेर लिया। इस वक्त उसे कुछ नहीं सुनना था। माही से बात हो गई है, उसने फ्लाइट ले ली है, वो जनाजे से पहले पहुंच जाएगी। मोहित ने अंदर दाखिल होते हुए बताया। उसकी आंखें सुर्ख और गीली थी और वो नढाल लगता था। माला ने खाली खाली नजरों से उसे देखा और सर इस बात में हिला दिया। वो अभी तक नाइट सूट पहने हुए थी। किसी ने उसे दुपट्टा दिया जो उसने मेकान की अंदाज में कंधों पे लपेट लिया था। नीचे से बाल दुपट्टे में छुप गए, चेहरे के इतराफ में इसी तरह उलझे हुए से गिर रहे थे। वक्त भी अंदर आई और एक दफा फिर हाय मेरी बाजी कह के माँ का चेहरा देख के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। कोई मेरी माँ की मौत पे बैन नहीं डालेगा, मोहित एकदम ऊंची आवाज में कराया। वक्त भी को चुप लग गई। मेरी माँ ने सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। आपके बैन से उनको तकलीफ होगी, मैं बताए दे रहा हूँ। उसने सब खवातीन को देख के उंगली उठा के तंबीहा की। कोई मातम नहीं करेगा, ना बैन डालेगा। जिसने रोना है आवाज कांपी, हल्की आवाज में रोए। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ये कह के उसने कुर्सी खींची और साथ बैठ गया। एकदम खामोशी छा गई। फिर किसी ने हिम्मत करके उसे कहा, बेटा, बाहर कनातों का इंतजाम करवाया है? मुझे नहीं पता। मोहित ने हाथ झल्ला के सर झटका और झुक के माँ का ठंडा हाथ थाम लिया। फिर उस पे अपना चेहरा रखा
और बे आवाज रोने लगा। वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। किसी ने उसे पुकारा लेकिन वो नहीं रुकी। नंगे पैरों से चलती किचन तक आई। मैं फजर के बाद सोऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। किचन में खामोशी थी। लाउंज वाली खवातीन भी अंदर जा चुकी थी। अभी सुबह के 7 बजे थे। हर गुजरती घड़ी के साथ रश बढ़ता जाएगा। उसे कुछ देर के लिए तन्हाई चाहिए थी। वो खाली किचन काउंटर पे आ बैठी, चुप, गुमसुम। आंसू इसी तरह बह रहे थे। उसने चाहा कि खुल के रो ले, ऊंचा ऊंचा, भले बैन ही हो, मातम ही हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। लब खोले ही थे कि सच्चा शौक कशमाला। हील की टक टक की आवाज पे वो चौंकी। चेहरा उठा के देखा, डॉक्टर सलीमा वहीं चली आ रही थी। उनके बावकट बूढ़े बाल ब्लू ड्राई से सेट किए थे। कलफ लगा दुपट्टा सर पे था। माला ने बेचैनी से पहलू बदला। वो इस वक्त अकेले होना चाहती थी। मैं कुछ देर में जाने वाली हूँ। मेरी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। उन्होंने अपनी ऐप वॉच देखी, फिर उसको देखा जो लतालुक से खड़ी थी। तुम अभी शौक में हो? ये ग्रीफ की पहली स्टेज होती है। मुझे ग्रीफ की सारी स्टेजेस मालूम है आंटी। सारी स्टेजेस खत्म हो गई हैं। उसने कुर्ब से आंखें बंद की। मेरी माँ के साथ सब खत्म हो गया है। क्या वाकई? उसके ऐन सामने आ रुकी। कमान जैसे आबरू उठा के पूछा। कशमाला ने भीगी आंखें खोली। आज मेरी और मेरी माँ की कहानी खत्म हो गई। गरम गरम पानी आंखों से गिरने लगा। कशमाला, मैं वहीं आ रही हूँ, आप बैठिए। उसने रुख फेर लिया। वो यहाँ अकेले होना चाहती थी। ये पीछे क्यों आ गई थी? मेरी माँ की डेथ को 40 साल हो गए हैं। तब मैं शायद 21 वर्ष की थी। आपको पानी दूं? वो चेहरा मोड़ के ग्लास उल्ट पुल्ट करने लगी। शायद पानी लबों से लगे तो वो खामोश हो जाएं। उसे खामोशी चाहिए थी। मैं इस वक्त तुमसे छोटी थी। वो काउंटर के साथ कोहनी रख के खड़ी कह रही थी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो अपनी माँ की मौत का बता रही थी। कैंसर हुआ था उन्हें। माला इधर उधर देखने लगी। उसे दिलचस्पी नहीं थी। वो अकेले होना चाहती थी, हर चीज से दूर, फरार। यही उसका डिफेंस मैकेनिज्म था। मेरी माँ की मौत के बाद मेरी एक सर्जरी थी। मेरी हार्ट में इशू था। मैं जरा किसी को कॉल कर लूं कनातों के लिए। उसने इधर उधर देखा। मोबाइल कहाँ था? उफ, वो उन्हें यहाँ से कैसे हटाए? सर्जरी से पहले जब उन्होंने मुझे ओटी में लटाया तो जेब में मोबाइल नाइट सूट की जेब में था। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाने लगी। किसी को, इसे खुद नहीं मालूम था। बस वो चाहती थी वो खामोश हो जाए। शायद उन्हें एहसास हो जाए कि वो नहीं सुन रही। वो अभी तक कुछ कह रही थी। माला कपकपाती उंगलियों से नंबर मिलाने लगी। स्क्रीन पे आंसू टप टप गिरने लगे। दूसरी तरफ रिंगटोन जा रही थी। डॉक्टर सलीमा और रिंगटोन की आवाज आपस में गुड मुड होने लगी। उस रोज मुझे एक राज मालूम हुआ। किसी ख्वाब किसी कैफियत में कशमाला ने चेहरा उठाया। फोन वाला हाथ नीचे गिर गया। रिंगटोन सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस उनकी आंखों में देख रही थी, हैरान अजीब आंखों से। वो कुछ कह रही थी, कुछ जो उसे सुनना था। क्या? वो 2 कदम करीब आई और मुस्कुराई। उनके चेहरे पे मध्यम सी झुर्रियां पड़ गई। हर वो बच्चा जिसकी माँ मर जाती है, उसको एक राज थमाया जाता है। एक ऐसा राज जिससे वो लोग वाकिफ नहीं हैं, जिनकी माएं जिंदा हैं। वो साकत सी उन्हें देख रही थी। आंसू रुक गए थे। कुछ बच्चे उस राज पे कान लपेट लेते हैं और कुछ उसे सुनते हैं गौर से। वो बिना पलक झपके उनको देख रही थी। ये राज उन बहुत से लोगों को मालूम है जिनकी माएं उनकी जिंदगियों से चली गई हैं, लेकिन इन बच्चों ने दुनिया वालों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की। उन्होंने इस राज को खुद तक रोक लिया। उन्होंने नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं नहीं रोकना चाहती। 40 साल पहले मेरी माँ मरी थी। आज तुम्हारी माँ मरी है। इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी और मेरी माँ की कहानी तो खत्म हो गई। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कशमाला, कि उनकी आवाज मध्यम हुई और आंखें भीग गई, कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की असल कहानी अब शुरू हुई है, तो वो जहां थी साकत रह गई। सारी दुनिया थम गई। कैसे? करीबन घंटे बाद कशमाला मुबीन अपने कमरे में वापस दाखिल हुई तो उसका चेहरा वो नहीं था। कुछ था जो वहां बदल गया था।
कुछ खवातीन खुद ही माँ की मैयत को लाउंज में मुंतकिल करवा रही थी कि अब वहाँ रश बढ़ गया था। ऐसे में वो अलमारी तक आई और अंदर से एक फिरोजी लिबास निकाल के बख्त बी की तरफ बढ़ाया। इस्त्री कर दें। उसका चेहरा और आंखें खुश्क थी। बख्त बी, जो खुद रो रो के निढाल सी बैठी थी, चौंक के उसे देखने लगी, लेकिन कशमाला के चेहरे पे सिर्फ संजीदगी थी। उन्होंने हिचकिचाते हुए सूट थाम लिया। अपनी सारी बेटियों को कॉल करें, उनसे कहें कि फौरन यहाँ पहुंचे। जनाजे और उसके बाद के सारे मामलात उनको संभालने होंगे। वो संजीदगी से हदायत दे रही थी। बानो से कहना लाजमी आए। बानो को बच्चों का तजुर्बा है, माही की बच्ची को संभालना होगा। और सलीम से कहिए मेहमानों के लिए चाय बनाए और सबसे नाश्ते का पूछे। वो ताकीद करके भाड़ गई। बख्त भी अजीब नजरों से उसे देखे जा रही थी। बाथरूम में आते ही उसे जोर का चक्कर आया। उसने दीवार को थाम लिया, फिर आंखें बंद की, बहुत से आंसू रोके। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कहानी अब शुरू हुई है। उसने अपने जर्द पड़ते चेहरे पे बहुत सा पानी डाला। जलते अंगारों को ठंडक मिली। मेरी और मेरी माँ की कहानी अब शुरू हुई है। वो आईने में खुद को देखते हुए बुरबुराई। थोड़ी देर बाद वो तैयार नजर आ रही थी। गीले बालों को ऊंची पोनी में बांधे, दुपट्टा सर पे लिए और पैरों में स्याह खुस्से पहने उसे अपनी माँ के जनाजे के इंतजामात करने थे। कुछ देर बाद वो चंद अफराद के साथ खड़ी हदायत देती नजर आ रही थी। हाँ, मुझे मालूम है अब गर्मी नहीं है, ये नवंबर है, लेकिन जब लोग ज्यादा होंगे तो गर्मी हो जाएगी जावेद। वो डपट के कह रही थी। एक पंखा मुझे वहाँ चाहिए, एक उस तरफ। उंगली उठा उठा के वो मुख्तलिफ जगहों की निशानदही कर रही थी। लॉन में कुर्सियां लगवाई जा रही थी। सड़क के बाहर गाड़ियां खड़ी थी। चंद लोग कनाते नसब कर रहे थे। मुझे कफन का कपड़ा चाहिए अभी। वो मोबाइल कान से लगाए किसी से कह रही थी। नहीं, गुस्ल का मसला नहीं है, मौलवी साहिब की बीवी आ जाएंगी, मैं और मेरी बहन उसके साथ मिलके गुस्ल देंगी। उसकी आंखें खुश्क थी और अंदर अंदाज मसरूफ। सुबह के 10 बजे थे जब मामू की कार गेट से अंदर दाखिल हुई। वो इस्लामाबाद से पहुंचने ही पहले एयरपोर्ट गए थे और अब वापस आए तो लॉन खवातीन से भरा हुआ था। पिछली सीट का दरवाजा खुला और स्याह कोट वाली लड़की बाहर निकली। उसका रेशमी स्कार्फ ढलक के पीछे जा गिरा था। उलझे बाल, गीला चेहरा। उसकी नजरें लॉन तक गई और पलटना भूल गई। मैयत अब लॉन में रखी थी और उसके गिर्द औरतें बैठी थी। माही ने बेख्तियार दिल पे हाथ रख लिया। उसके रोने की बुलंद आवाज ने सबके सर मोड़ दिए। कुछ औरतें उसकी तरफ भागी। माँ तेजी से, माँ, तेरी माँ ने तेरा इंतजार नहीं किया। माही बेटा, तूने बहुत देर कर दी। हाय हुरे जहां की बदकिस्मत बेटी, परदेश वालों के मसले। शुक्र है मैयत के मुंह पे पहुंच गई। हर तरफ से आवाजें थी, अफसोस थे और वो इस सब से बेनियाज ऊंचा ऊंचा रोए जा रही थी। औरतें उसे सहारा देकर मैयत की चारपाई तक ले आई। कोई उसे कह रहा था कि माँ का चेहरा देखो, देखो कैसी जनती और पुरनूर लग रही हैं। लेकिन माँ बैना अपनी माँ का चेहरा देखने नहीं आई थी। वो अपनी माँ के पैरों तक गई और दोनों हाथों से कफन में लपेटे पैर थाम लिए। माँ, मैं रास्ते में थी, माँ मुझसे नाराज ना होना। वो इन पैरों पे सर रखे बुलंद आवाज में रोए जा रही थी। मेरी माँ, मुझसे नाराज ना होना, मैं बहुत मजबूर थी। माँ, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। उसकी हालत देख के हर कोई रो रहा था। मर्द हजरात की भी आंखें अश्कबार थी। अगर कोई नहीं रो रहा था तो वो कशमाला मुबीन थी। जहाँ सब माही की तरफ मुतवज्जा थे, वहाँ कशमाला बानों के साथ कार में रखा कोट निकाल रही थी। उसके अंदर लेटी बच्ची अपनी सबज आंखें झपक झपक के दुनिया को देख रही थी। हैरान और खूबसूरत आंखें। कशमाला ने नरमी से उसको अपने दोनों बाजुओं में उठाया और मुस्कुरा के उसका चेहरा देखा। मेरी और मेरी माँ की कहानी अब शुरू हुई है। फिर उसने बच्ची को अपने कंधे से लगा लिया। उसको ठंड लग जाएगी, इसे अंदर हीटर पे लेकर बैठ जाओ। उसने बच्ची बानो को थमाई। बानो ने समझदारी से बच्ची उठा ली और अंदर ले गई। फिर वो रश में से रास्ता बनाते हुए माही की तरफ आई। वो माँ के कदमों में बैठी अब रो रो के निढाल हो चुकी थी। माला ने उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। माला, माँ ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रही थी। वो कुछ नहीं बोली। बेआवाज आंसू उसकी आंखों से भी गिरने लगे। मामू आ गए हैं, माही आ गई है।
किसी औरत ने समझदारी से उसके करीब सरगोशी की। सब आ गए हैं, अब जनाजे में देर ना करना, मैयत को तकलीफ होती है। माला ने इस बात में सर हिला दिया। सब आ गए थे, अब देर नहीं होगी। और उसी लम्हे उसके जहन में झमाका सा हुआ। एक शख्सियत थी जो अभी तक नहीं आई थी, वो जो अपने पसंदीदा जनाजों पे नया लिबास और नया जेवर पहन के आती थी, वो बिल्कुल साकत रह गई। कबीरा बेगम इस सुबह देर से जागी थी। फोन रात से बंद था। नाश्ते की मेज पे मुलाजिम ने डरते डरते इतला दी कि बहुत से लोग फोन कर चुके हैं, किसी का इंतकाल हो गया है। कौन मर गया है? उन्होंने बेजारी से फोन ऑन किया। बहुत से मैसेजेस टोन्स एक साथ बजी। अगले ही लम्हे कबीरा सादान की आंखें फटी की फटी रह गई। कुर्सी धकेलती वो एकदम खड़ी हुई। ऑफिस फोन करके आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं किसी की कॉल तक अटेंड नहीं करूंगी। मुलाजमा को हदायत देती वो अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। आज मुझे एक जनाजा अटेंड करना है। कबीरा सादान को तैयारी में काफी देर लगी थी। बैन गले और पूरी आस्तीन वाला स्याह लिबास बहुत खूबसूरत और बावकार था। कफ पे स्याह मोतियों का काम किया गया था। वो अपने खूबसूरत चेहरे पे एक मुत्तमिन नजर डाल के लाइनर लगाने लगी, फिर लबों को लिपस्टिक से गुलाबी किया। बिला आखिर उन्होंने अपना ज्वेलरी बॉक्स खोला। नए डायमंड्स, नए पर्ल्स, हर शय जो उन्होंने माही के बच्चे की मौत के लिए संभाल रखी थी, आज काम आनी थी। आज उनकी सबसे बड़ी दुश्मन की मौत वाकया हुई थी। आज आलियान की मौत का बदला पूरा हुआ था। किस्मत। वो अपना अक्स देख के मुस्कुराई। जैसे मैं अपने आलियान को एक लंबे अरसे तक नहीं देख सकी थी, वैसे ही तुम भी अपनी नवासी को नहीं देख सकी। वो मुस्कुराते हुए एक एक उंगली में अंगूठियां पहनने लगी, फिर मोतियों की एक लड़ी गर्दन में डाली, कानों में नन्हे टॉप्स पहने वो मुकम्मल तौर पे तैयार थी। चेहरे पे अफसोस तारी करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो एक अच्छी अदाकारा थी। वो वहां पहुंचने तक अपने चेहरे को हमदर्दी और अफसोस से भर लेंगी। उन्हें जनाजे से ऐन आधा घंटा पहले पहुंचना था। ये मैयत के घर वालों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे वक्त होता है और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। उन्होंने आमिल के नंबर पे कॉल मिलाई और फोन कान से लगा लिया। मुझे एक तवीज चाहिए, अभी इसी वक्त, वो हदायत देते हुए कह रही थी। कशमाला अपने कमरे में फोन कान से लगाए दाएं से बाएं टहल रही थी। खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, ओके, सख्ती से कह के उसने फोन रखा। माही जो बेड पे बैठी अपनी बच्ची को फीड करवा रही थी, बेयकीनी से उसे देखने लगी। हमारी माँ मर गई है और तुम्हें जनाजे की देगों की पड़ी है? मुझे इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारी माँ मर गई है। वो होती तो इंतजाम खुद करती। उन्होंने हमारे घर से कभी किसी को खाना खिलाए बगैर नहीं भेजा। वो इसी तेजी से बोली तो माही खामोश हो गई। अजीब रवाज है इस मुल्क के, मौत भी हमारे घर हुई है, खाना भी हम खिलाएं। बाहर से गुजरती बख्तबी ने रुक के अध खुले दरवाजे को देखा। उसे याद था बड़ी बीबी को बीमारी के दिनों में माला मेहमानों से कितना चिढ़ती थी। उनको सिर्फ कावा और बिस्किट देती थी ताकि वो जल्दी जाएं। लेकिन आज ये वो माला नहीं लग रही थी, उसे कुछ हो गया था। जनाजे में ज्यादा देर नहीं है। माला अब खिड़की के सामने खड़ी थी, नजरें बाहर जमा हुई औरतों पे थी। जनाजा? माही की आंखें फिर से भीगने लगी। अब तो रोने की हिम्मत भी नहीं रही थी। हाँ माही, जनाजा होगा अभी और कबीरा बेगम आने की तैयारी कर रही होगी। माही बुरी तरह चौंकी। इस सारे में उसे कबीरा ताई बिल्कुल ही फरामोश हो गई थी। वो भी आएंगी? वो यह बेयकीनी से बोली और फिर उसे याद आया जैसे नूरे जहां खाला की डेथ पे आई थी। नया जोरा, नई ज्वेलरी, उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। नहीं, अगर वो आई तो मैं उनका मुंह नोच लूंगी, मैं उनको जान से मार डालूंगी। उनके जादुओं ने मेरी माँ को मार दिया। किसी के जादू ने हमारी माँ को नहीं मारा माही। वो सीने पे बाजू लपेटे खिड़की से बाहर देख रही थी। फिरोजी दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा पुरसोच लग रहा था। उनका जादू टूट चुका था। हमारी दुआ से, हमारी पढ़ाइयों से ट्यूमर खत्म हो गया था। उनकी मौत हार्ट फेल से हुई है। वो ऐसे ही लिखी थी 1 नवंबर को। वो मकतूब थी। ट्यूमर होता या ना होता, मगर उन्होंने जादू किए थे, अपनी कोशिश की थी। ये ऐसा जुर्म है जिसकी FIR भी नहीं करवा सकते हम। उसने गोद में लेटी हूड को देखा। वो अब सो चुकी थी। हम कितने बेबस हैं माला, हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते।
अब वो हमारे सामने आएंगी, रोता चेहरा बना के हमसे हमारी माँ का अफसोस करेंगी, मेरी बेटी की मुबारकबादें देंगी। वो तनफ्फर से कह रही थी जब माला धीरे से बोली, और वो तवीज डालेंगी। माही धक से रह गई। तावीज? जैसे नूरे जहां खाला की डेथ पे उन्होंने किया था। उसने पलट के माही को देखा। उसका चेहरा बेतासुर सा था। भूल गई? मैं नहीं भूली कफन में तावीज डालने वाला जादू। माही बुड़बुड़ाई ताकि मुर्दे के पीछे उसका सारा खानदान तबाह हो जाए। माही ने बेबसी से सर दोनों हाथों में गिरा लिया। लेकिन हम क्या करें? इनको आने से रोका तो वो सारे खानदान में मशहूर कर देंगी। सब हमें बुरा भला कहेंगे। हमारी माँ की तरबियत पे उंगली उठेगी। हम इनको अपने घर में आने से नहीं रोक सकते। मैं रोकूंगी। कशमाला ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन रोशन की। वो औरत मेरे घर में दाखिल नहीं होगी। कैसे रोकोगी? पुलिस खड़ी करोगी? वाहिर तमाशा होगा माला। तुम तमाशे के बगैर इनको नहीं रोक सकती। सारा खानदान हम पे थू थू करेगा। ऐसे मौके पे हमने कम जर्फी दिखाई। मैं रोक सकती हूँ और मैं रोकूंगी। वो इत्मीनान से नंबर मिला रही थी। माही दम साधे उसे देख रही थी। कबीरा बेगम कानों में एयर रिंग्स पहन रही थी जब फोन बजने लगा। कशमाला? वो मुस्कुरा दी, कॉल स्पीकर पे ली और एयर रिंग का स्टॉपर बंद करते हुए आवाज रोहानसी कर दी। हाय कशमाला, तुम्हारी माँ का अभी पता चला बेटा। मेरा तो दिल ही डूब गया। जैसे मैं आप मेरी माँ के जनाजे पे नहीं आएंगी, वो खिड़की से बाहर देखते हुए कह रही थी। झाड़े की नरम धूप से उसकी आंखें सुनहरी लग रही थी। कशमाला बेटा, ऐसे मौकों पे पुरानी नफरतें भुला देते हैं। ऐसे नहीं करते बेटा। मैंने कहा ना, आप मेरे घर में कदम भी नहीं रखेंगी। उसका लहजा किसी किस्म के जज्बे से आरी था। और खानदान वाले क्या कहेंगे जब उन्हें मालूम होगा? कबीरा मुस्कुराई। सब तुम बहन भाइयों को ही बुरा कहेंगे। तुम्हारी माँ की तरबियत पे बात आएगी। मैं आपको अपने घर में तावीज डालने नहीं दूंगी। कबीरा बेगम? वो एकदम फनकारी। कबीरा बेगम की मुस्कुराहट गायब हुई। उन्होंने मेज पे रखे पैकेट को देखा जिसमें अभी अभी आमिल की तरफ से तावीज मौसूल हुआ था। और तुम मुझे कैसे रोकोगी? वो गराई। माला नहीं करो। माही ने नफी में सर हिलाया। वो परेशान लग रही थी। वो हमें सारे खानदान में बदनाम कर देंगी। लेकिन माला इस तरफ मुतवज्जा नहीं थी। अगर आप मेरे घर आई तो क्या? पुलिस बुला के मुझे गिरफ्तार करवाओगी? किसी के जनाजे पे आना जुर्म है क्या? कशमाला मुबीन ने गहरी सांस ली। मैं मोइद नहीं हूँ। वो भी बात बात पे पुलिस की बातें करता है। और रही माही तो वो गुस्से की तेज है। एक नजर बेड पे फिक्रमंद बैठी माही को देखा। आपको देख के शायद वो आप पर हमला कर दे। लेकिन कबीरा बेगम, मैं माही नहीं हूँ, मैं माला हूँ। मुझे सिर्फ एक काम करना आता है। कबीरा गौर से उसको सुन रही थी। और वो है रंग करना। मेरे सबसे अच्छे दोस्त रंग हैं। यानी मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और इन खुले दरवाजों पे कुछ बच्चे खड़े हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको मैं अपने फालतू रंग दे देती हूँ। उसकी आवाज धीमी हुई, एक सरगोशी हुई जैसे। ये बच्चे आपको पहचानते हैं और आपको पसंद नहीं करते। और वो क्या है कि जब बच्चों को कोई पसंद नहीं होता तो वो मासूम शरारतें कर जाते हैं। वो कहते हुए पोनी से निकली एक लिट उंगली पे लपेट रही थी। उनके हाथों में मेरे दिए गए रंग हैं जिसे वो किसी के लिबास, नए लिबास पे गिरा सकते हैं। भरे मजमे में हर तरफ से वो किसी पे रंगों की होली खेल सकते हैं, किसी पे हमला भी कर सकते हैं। और ऐसा करके वो भाग जाया करते हैं। बच्चे हैं ना, कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता। कबीरा सादान सांस रोके सुन रही थी। वो किसी का पर्स भी छीन सकते हैं, किसी का मोबाइल भी। और एक मिनट, उसने चुटकी बजाई। वो भाग के नजरों से ओझल भी हो सकते हैं। बच्चों को कोई इल्जाम नहीं देता। लेकिन उसकी आवाज मजीद धीमी हुई। लेकिन उस औरत का क्या होगा जो दिन में कई बार अपने हाथ धोती है, जो अपनी शख्सियत पे एक दाग बर्दाश्त नहीं करती, जिसका लिबास पे शिकन होता है? अगर ऐसी किसी औरत पे किसी बच्चे ने गलती से कुछ गिराया तो वो क्या करेगी? क्या वो बड़े खानदान के सामने हजमियत बर्दाश्त करेगी? दूसरी जानिब बिल्कुल खामोशी थी। और जिस वक्त ये होगा, हम 3 बहन भाई अपनी माँ का जनाजा उठा रहे होंगे। कौन हमें इल्जाम देगा? बल्कि हम तो हर रिश्तेदार से कहेंगे, प्लीज कबीरा ताई को कॉल करें, इनसे कहें कि जनाजे पे जरूर आए। कोई हम पे शक नहीं करेगा, ना कोई इन भाग जाने वाले बच्चों को पकड़ेगा। फैसला आपका है। काल मुनकता हो गई। माही के लब अभी तक खुले हुए थे। कबीरा ताई को ओसीडी है।
वो उसकी तरफ मुड़ी और स्पॉट अंदाज में बताने लगी, वो अपने ऊपर एक छींट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नहीं आएगी, मैंने कहा था ना, मैं उन्हें रोक सकती हूँ। माही ने मेकान की अंदाज में सर हिला दिया। क्या तुमने वाकई बच्चों को इस काम पे खड़ा किया है? माला ने जवाबन खिड़की की जानिब इशारा किया। माही की नजरें उस तरफ उठी। गेट के साथ मर्द हजरात के आगे पीछे चंद बच्चे टहल रहे थे। माला, तुम्हें क्या हो गया है? वो बाहर जा रही थी जब माही ने उसे पुकारा। वो चौखट से पलटी और उसका चेहरा देखा। जब माँ मर जाती है तो कुछ बच्चे ढह जाते हैं और कुछ, उसने बहुत से आंसू अंदर ही अंदर उतार दिए, कुछ बड़े हो जाते हैं। अपनी माँ जितने बड़े, ये कह के वो रुकी नहीं, दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। ये नवंबर के इब्तदाई दिनों की एक सुबह थी जो इस्तांबुल पे खिजा की ठंडी हवा लिए उतरी थी। उसके ऑफिस की खिड़की में रखा कैक्टस का पौधा अब सब्ज नजर आ रहा था। उसे झारा रास आ गया था। ये कब हुआ? बियरबॉल ने धीरे से पूछा। वो माहिर के सामने बैठा था, चेहरे पे अफसोस था। 1 हफ्ते पहले वो खामोशी से खिड़की में रखे पौधे को देख रहा था, चेहरे पे थकान थी। तुम्हें किसने बताया? वो बगौर माहिर का चेहरा देख रहा था जिसपे एक मानूस सी सोगवारियत थी, कासिम फरीद के जनाजे वाले दिन जैसी। उसकी बहन ने एक खिजा आलूदा खामोशी फिर से छा गई। क्या उसकी माँ का इंतकाल जादू से हुआ है? मालूम नहीं। वो लबों पे मुट्ठी रखे हल्के से शाने उचका के रह गया। लेकिन मौत मकतूब होती है बियरबॉल बे, यानी जिसको दुनिया में आना है उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसको जाना है उसे भी कोई रोक नहीं सकता। फिर हमारे हाथ में क्या है? अजीब बेजारियत सी महसूस हुई, बेबसी भरी बेजारियत। बस इतना कि हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं। वो आजुर्दगी से मुस्कुराया। उसे कॉल नहीं करोगे? मोहित को कॉल की है, अपने हिस्से की ताजियत कर ली है मैंने। माहिर, बियरबॉल ने माथे को छुआ। छोड़ दो अपनी अना को, उसको कॉल कर लो, वो तकलीफ में होगी। दरवाजा दस्तक से खुला और जारीना अंदर आती दिखाई दी। उसने लंबे सफेद बूट पहन रखे थे, मडी ड्रेस में कमर के गर्द बेल्ट बंधी थी, खुले बाल शानों पे लहरा रहे थे। वो ठक ठक की आवाज से चलती उनके सामने आई। बारी बारी उनके चेहरे देखे। तुम लोगों को क्या हुआ है? फिर एक टेबलेट माहिर के सामने रखा। कुछ नहीं। माहिर ने सर झटका। मैं इसे बाद में देख लूंगा, अभी मेरे सर में दर्द है। जारीना ने बगौर उसकी आंखों को देखा। कोई मेडिसिन ला दूं? कुछ ऐसा दो जो जमे हुए दिल को पिघला दे। बियरबॉल, उसने तादीबी नजरों से घूरा तो वो मुंह में बुरबुरा के रह गया। जारा ने बारी बारी इन दोनों को देखा, फिर सर झटक के दरवाजे की तरफ भाग गई। कुछ नहीं। माहिर ने सर झटका। मैं इसे बाद में देख लूंगा, अभी मेरे सर में दर्द है। जारीना ने बगौर उसकी आंखों को देखा। कोई मेडिसिन ला दूं? कुछ ऐसा ला दो जो जमे हुए दिल को पिघला दे। बियरबॉल, उसने तादीबी नजरों से घूरा तो वो मुंह में बुरबुरा के रह गया। जारा ने बारी बारी इन दोनों को देखा, फिर सर झटक के दरवाजे की तरफ भाग गई। इतने बड़े इस्तांबुल में जारा को तुम्हारे अलावा कोई क्यों नजर नहीं आता? बियरबॉल उसके जाते ही अफसोस से बोला तो माहिर ने बगौर उसे देखा। इस लड़की का क्या हुआ? वो जो मुख्तलिफ थी, वो ठीक है। बियरबॉल दाएं बाएं देखने लगा। उसकी तबीयत नहीं पूछ रहा, रद्द अमल पूछ रहा हूँ। वो बगौर बियरबॉल के चेहरे के तासुरात देख रहा था। बियरबॉल ने एक लंबी ठंडी आह भरी। पहले उसने मिलना कम किया, फिर कॉल उठानी छोड़ी। फिर उसने कहा, ये तुम नहीं हो, ये मैं हूँ। मुंह बगार के नकल उतारी। फिर उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और आज मुझे मालूम हुआ कि वो मेरे ही एक दोस्त के साथ शॉपिंग करती दिखाई दी है। अब तुम जीभ भर के हंस लो। लेकिन वो हंसा नहीं, कंधे उचका दिए। आई एम सो सॉरी। तुम्हें कैसे हर दफा इल्म हो जाता है? कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरी जासूसी करवाते हो और इन लड़कियों को मुझे छोड़ने के लिए पैसे देते हो। मैं ऐसी औरतों पे पैसा जाया नहीं करता। माहिर ने नाक से मक्खी उड़ाई। फिर कैसे तुम्हारा अंदाजा हर दफा दुरुस्त हो जाता है? तुम उनमें से एक लड़की से भी आज तक नहीं मिले, ना तुम उन्हें जानते हो। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ बी। वो आगे बढ़ा और नरमी से उसके हाथ पे हाथ रखा। क्या मतलब? बियरबॉल की आंखों में अचंभा उभरा। खुद सोचो बी, हमेशा तुम्हें ही टॉक्सिक लड़कियां क्यों मिलती हैं? क्या मैं टॉक्सिक हूँ? माहिर ने नफी में सर हिलाया। तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें एक जैसी लड़कियां क्यों मिलती हैं? इस कसौटी को तुम्हें खुद ही हल करना है। थोड़ी देर के लिए एक उलझन भरी खामोशी छा गई।
फिर बियर बॉल उठ खड़ा हुआ। उसे कॉल कर लो माहिर। मोबाइल जेब में डालते हुए उसने ताकीद की। माहिर ने इस बात में सर हिला दिया, बोला कुछ नहीं। बियर बॉल के जाने के बाद बहुत देर बाद उसने इंटरकॉम उठाया। मम, मेरे लिए इस वीकेंड पे लाहौर की फ्लाइट बुक करवा दो। वो अब मेज पे रखी एक असेंटेड कैंडल के गिर्द उंगली फेर रहा था। नजरें उसके जले के स्याह हुए धागे पे जमी थी। मुबीन मंजिल की खामोशी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। उस रात वो गुमसुम सी सोफे पे बैठी थी। आज उसने गुलाबी लिबास पे सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। आंखें आज भी खुश्क थी और वो गोद में रखे मोबाइल पे जमी थी। माँ की तस्वीर उसने वॉलपेपर पे लगा रखी थी और अब धीरे धीरे अपनी उंगली उनके चेहरे पे फेर रही थी। क्या मुसीबत है, इसको बर्फ क्यों नहीं आता? सामने कमरे में टहलती माही नन्ही हूर को कंधे से लगाए झंझला के कह रही थी, 1 घंटे से कमर पे हाथ फेर रही हूँ, बर्फ ही नहीं आ रहा। चिड़चिड़े अंदाज में उसका हाथ बच्ची की कमर पे तेजी से चलने लगा। माला ने चेहरा उठा के उसे देखा, फिर वापस फोन को देखने लगी। बर्फ? डकार, नहीं आएगा तो फिर से दूध निकाल देगी। अच्छा अजाब है। माही ने तेजी से बच्ची को नीचे लटाया और उसके ऊपर झुकी। मसला क्या है तुम्हारा? क्यों नहीं आता तुम्हें बर्फ? नौकर हूँ मैं तुम्हारी जो सारा दिन तुम्हें थपकती रहूं। उसने दोनों हाथों से बच्ची को झंझोरा। बच्ची के होंठ रोने की सूरत में बने माँ बैना की त्योरियां मजीद चढ़ गई। आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। उसने खींच के एक थप्पड़ उसके कंधे पे मारा। बच्ची एकदम ऊंची आवाज में रोने लगी। उफ, रोना बंद करो। उसने दोबारा हाथ बढ़ाए कि उसको झंझोर दे, लेकिन उसकी कलाई रास्ते में जोर से किसी ने पकड़ ली। माही ने चौंक के सर उठाया। माला उसका हाथ जकड़े उसके सर पे खड़ी थी। मेरी बात कान खोल के सुनो माँ बैना मुबीन, अगर तुम्हारा हाथ दोबारा इस बच्ची पे चला तो मैं इसको यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और तुम इसकी शक्ल देखने के लिए भी तरसोगी। आई समझ? एक झटके से उसकी कलाई छोड़ी। माही के कंधे ढीले पड़े, आंखों में नमी उबर आई। बच्ची अब हलक फाड़ के रोने लगी थी। मैं क्या करूं, इसको बर्फ नहीं आ रहा। वो अपनी सुरख कलाई सहला रही थी। माला धीरे से उसके सामने बैठी। उसके भरे भरे चेहरे पे रुत जगह की थकावट थी। तुम बेबी को कसूरवार समझती हो, तुम्हें लगता है सब इसकी वजह से हुआ है। माही ने गुलाबी पड़ती आंखें उठाई। सब इसकी वजह से हुआ है। इस दिन के लिए लोग औलाद मांगते हैं क्या? इस तनफ्फर भरी आंखों से रोती हुई बच्ची को देखा। इसकी वजह से मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकी, इसकी वजह से। बानो भागती हुई आई और रोती हुई बच्ची को उठा लिया। माँ की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर मैं नहीं आई। माला, मैं क्यों नहीं आई? इसकी वजह से। वो रोते हुए बानो के हाथ में मौजूद बच्ची की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने इसको अपनी माँ के ऊपर तरजीह दी, इसकी वजह से हुआ है सब। मिल गई मुझे औलाद, यही चाहिए था मुझे मेरी माँ चली गई। वो फूट फूट के रोने लगी। सब कहते हैं माही बदनसीब है, माँ की खिदमत नहीं कर सकी। जो आता है यही कहता है। क्या मैं बदनसीब हूँ माला? माला ने नरमी से उसकी सुरख कलाई थामी, फिर उसका हाथ सहलाया। जो बच्चे अपनी मजबूरियों की वजह से माँ बाप के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं होते, वो बदनसीब नहीं होते माही, बस ये उनके नसीब में नहीं होता। उसने नरमी से माही के चेहरे पे आए आंसू पोंछे। माही, बाजी जब मेरा शोहर मेरे ऊपर हाथ उठाता था तो आप कितना बुरा मानती थी। बानो रोती हुई बच्ची को चुप करवाते हुए कह रही थी। वो अपना गुस्सा मेरे पे निकालता था और आप इस बच्ची पे निकाल रही हैं, ये कोई बात है भला? बानो बाकायदा बुरा मान के बच्ची को लिए बाहर चली गई। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे संभालूं। कोई कहता है सर बिठाओ, कोई कहता है ऐसे उठाओ। माँ होती हैं तो बताती कि क्या करना है। सिर्फ इतना करो कि हूर को कसूरवार समझना छोड़ दो। तुम ऐसे अल्लाह की नाशुक्री कर रही हो। माँ ये कभी बर्दाश्त ना करती। वो उसे समझा रही थी। माही ने भीगी आंखों से उसका चेहरा देखा, जैसे कुछ टटोल रही हो। तुम इतनी कंपोज्ड कैसे हो? क्योंकि मैं कुछ ऐसा जानती हूँ जो तुम नहीं जानती। माही के आंसू ठहर गए। तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी? करूंगी जब तुम्हारे आंसू रुकेंगे और तुम्हारी नजर देखने के काबिल होगी। माही टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। वो दोनों कब से एक दूसरे के साथ राज रखने लग गई थी। माला बाजी, बानो की छोटी बहन ने अंदर झांका। मेहमान आए हैं, वो जो बाहर के मुल्क में रहते हैं। माला की गर्दन तेजी से मुड़ी। कौन? कैफ? नहीं, वो जिया साहिब की अम्मी।
اس کی اٹکی سانس جاری ہوئی، کندھے ڈھلک گئے۔ وہ ماہی کو دیکھے بنا اٹھ کھڑی ہوئی، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف؟ تم نے کہا کیف؟ مالا اس کی طرف نہیں پلٹی۔ منہ سے نکلا تھا مگر ذہن سے نہیں نکلا۔ مالا جواب نہیں دیا، وہ آگے بڑھ گئی۔ زیاد اسے روز ہی میسج کرتا تھا، وہ آ نہیں سکا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ امی کچھ دن بعد آئیں گی۔ مالا نے منع بھی کیا کہ ان کو سفر نہ کرنے دے، لیکن اس نے بتایا کہ جب سے انہوں نے حور آنٹی کی ڈیتھ کی خبر سنی ہے وہ بہت غمگین رہنے لگی ہیں۔ تم نے کہا کیف؟ مالا اس کی طرف نہیں پلٹی۔ منہ سے نکلا تھا مگر ذہن سے نہیں نکلا۔ مالا نے جواب نہیں دیا، وہ آگے بڑھ گئی۔ زیاد اسے روز ہی میسج کرتا تھا، وہ آ نہیں سکا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ امی کچھ دن بعد آئیں گی۔ مالا نے منع بھی کیا کہ ان کو سفر نہ کرنے دے، لیکن اس نے بتایا کہ جب سے انہوں نے حور آنٹی کی ڈیتھ کی خبر سنی ہے وہ بہت غمگین رہنے لگی ہیں۔ نگینہ بیگم کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا۔ وہ بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی، چہرہ زدہ زرد ہو چکا تھا، ہاتھ میں سٹک تھی جس کے سہارے چلتی تھی۔ سفید براق دوپٹہ چہرے کے گرد پھیلائے، وہ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ ان کا چہرہ آج بھی مالا کو ہمیشہ جیسا پرنور لگا کرتا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں بہنیں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماہی بھی انہیں دیکھ کے فکر مند ہوئی تھی۔ بس بیٹا اب تو اگلے سفر کی تیاری ہے۔ انہوں نے مسکرا کے اسے دیکھا تو وہ ایک دم اندر تک ہل گئی۔ ماہی بھی جلدی سے بولی، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ اب بانو کو دیکھ رہی تھی جو حور کو اٹھائے ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کو گھٹی دی ہے؟ ماہی نے لب کاٹے۔ نہیں، اب بات کو پسند نہیں تھا کوئی اس کے منہ میں ہاتھ دے، لیکن میں نے سوچا تھا پاکستان آ کے ماں کے ہاتھوں سے۔ اس کی آواز بھیگ گئی، سر جھکا لیا۔ بچی کو مجھے دو اور جاؤ تم شہد لے کر آؤ۔ بانو نے حور کو ان کے نحیف بازوؤں میں دیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کندھے سے لگایا۔ ایک دم بچی کوٹ کار آ گیا۔ ماہی نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے دیکھا، وہ بھی ایسے ہی کر رہی تھی، مگر یہ کیسے؟ پھر انہوں نے پیار سے اس بچی کو اپنے گھٹنے پہ بٹھا لیا۔ ننھی حورین کا رونا بالکل ختم ہو گیا، وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ بانو شہد لے آئی تھی، انہوں نے اپنے انگوٹھے سے ذرا سا شہد لے کر چٹایا۔ بچی نے مزے سے وہ کھا لیا۔ ماہی کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ تمہاری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا بیٹا، مائیں بھی سانجھی ہوتی ہیں، اب میری بات سنو۔ وہ پیار سے ماہی کو دیکھ کے اسے سمجھانے لگی، اس کا سر یوں کندھے سے لگاؤ گی اور ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرو گی تو اسے ڈکار آئے گا، اور جب اس کو سلایا کرو تو کپڑے سے باندھا کرو۔ مجھے لگتا ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیسے باندھوں؟ نہیں بیٹا، ظلم نہیں ہے، ورنہ بچہ نیند میں اٹھ کے ڈر جاتا ہے۔ ایسے کرو، ململ کا دوپٹہ لو اور ماہی ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی اور اس کو سمجھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد سانس چڑھ جاتا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ مالا اپنی سیٹ پہ بیٹھی خاموشی سے ان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا نگینہ بیگم اس عامر کا اگلا شکار تھی؟ ایک ایسا کھیل تھا جس میں پاؤں کی قربانی دینا لازم تھی، ماؤں کی قربانی دینا لازم تھی۔ کیا زیاد بھی اپنی ماں کو کھو دے گا؟ اب پاکستان خیریت سے آئی ہیں؟ اس کی توجہ ان کی باتوں کی طرف مبذول ہوئی۔ ماہی ان سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ بس بیٹا، زیاد کی پپھو کے ہاں اس کی بات پکی کرنے لگی ہوں، وہ بمشکل مانا ہے۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، سوچ رہی ہوں اگلے ماہ شادی کر دوں اس کی۔ کشمالا نے پوری بات غور سے سنی، پھر پیروں میں پہنے سیاہ خصے دیکھے، دل کو ٹٹولا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی شوق، کوئی صدمہ، کوئی دکھ نہ تھا۔ ماں صحیح کہتی تھی، وہ بدل گئی تھی۔ سرکار کی آنکھیں بند تھی اور جسم چوکڑی کی صورت میں ساکت نظر آ رہا تھا۔ اس کا سر اس بات میں ہل رہا تھا جیسے اس کے کان کسی کی بات سن رہے ہوں۔ ایک دم اس نے آنکھیں کھولی، چہرے پہ تعجب ابھرا اور پھر بے یقینی سے، نہیں، اسے پاکستان نہیں آنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا، اس کا سر دائیں بائیں نفی میں ہل رہا تھا۔ ماہر فرید کو پاکستان نہیں آنا چاہیے، مابینہ وہاں موجود ہے، وہ اس سے مل لے گا۔ اور نہیں، اس نے بے اختیار سر ہاتھوں میں گرا لیا اور نارنجی رومال نوچ لیا۔ اس کا دماغ جیسے درد سے پھٹنے کو تھا۔ اگر وہ اس سے ملا اور اس نے اپنی کہانی سنا ڈالی تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ صرف ماہی جانتی ہے، اس کی مدد سے مجھے پہچان لے گا۔ نہیں، اس نے پھر سے نفی میں سر ہلایا، اس کو روکنا ہوگا۔ جواب میں اسے کچھ کہا گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے طنز سے ان سب کو دیکھا جو وہاں مؤدب کھڑے تھے۔
वो सब जो तुम्हें नजर नहीं आ रहे, लेकिन सरकार की निगाह उनको देख सकती थी। तुम रोकोगे उसको? तुम जख्मी हो अभी, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी पावर टूट चुकी है। जब किसी आमिल का जादू नाकाम होता है तो अक्सर वो उस पे और उसके जिन्नात पे पलट आता है। ये चीज उसके जिन्नात को कमजोर कर देती है और वो अगले कई माह किसी पे जादू करने के काबिल नहीं रहते। उन्हें अपनी पावर मुजतमा करने के लिए चंद हफ्ते या महीने लगते हैं। पावर का लफ्ज पाकिस्तान और इंडिया के जादूगर अपनी रूहानी ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं। माँ बैना की बेटी ने थोड़ी पावर तोड़ दी थी। हमें यह काम किसी इंसान से करवाना होगा। सरकार ने अपना स्मार्ट फोन निकाला और स्क्रीन रोशन की। उसका अंगूठा कॉन्टेक्ट लिस्ट नीचे करता गया। वहाँ कई मुल्कों के लोगों के नंबर उनके शहर के नाम के साथ महफूज थे। ये सब उसके क्लाइंट्स थे। उसने इस्तांबुल की लिस्ट निकाली, कई नामों पे उंगली रोकी, लेकिन फिर नफी में सर हिलाया। बिला आखिर एक नाम पे उसकी आंखें चमकी। उसने कॉल मिलाई और फोन कान से लगाया। मुझे तुमसे काम है। उसकी आवाज सरगोशी जैसे थी। हुक्म करें सरकार। एक आदमी को मारना है, लेकिन एक्सीडेंट से। उसे बचना नहीं चाहिए और ये काम आज ही होना चाहिए। उसका नाम माहिर फरीद है। हम तुम्हें उसकी तफसीलात भेज रहे हैं। उसने मोबाइल रखा और मुत्तमिन निगाहों से इन सब को देखा, जिन्हें सिर्फ उसकी आंखें देख सकती थी। कहा ना, ये इंसान के करने का काम है। तमानियत की एक लहर उसके सारे वजूद में फैलती गई। मुबीन मंजिल पे रात उतरी तो लॉन की बत्तियां रोशन होने लगी। अब कोई नहीं था जो पूछता कि पौधों को पानी लगाया कि नहीं, या हर नमाज पे आवाज देकर कहता कि नमाज पढ़ लो। घर में बहुत से लोग थे और फिर भी खामोशी थी। माही बैरूनी जीने चढ़ती ऊपर आई और स्टूडियो के बंद दरवाजे के पीछे से रोशनी झलक रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर उसे खोला। सामने माला फर्श पे बैठी थी। उसके बालों का मलगजा सा जूड़ा बंधा था और उसके गिर्द बहुत से कागज बिखरे थे। माही तहय्युर से ये सब देखती अंदर आई। मोहित ने खाना खा लिया? वो सर झुकाए एक कागज पे तेज तेज पेंसिल फेर रही थी। बच्चा नहीं है, खा लेगा खुद ही। माही की मुतजब निगाहें दीवारों का सफर कर रही थी। वहां भी चंद कागज चिस्पा थे। माँ को उसके खाने की हमेशा फिक्र होती थी। हमें भी करनी है माही। तुम क्या कर रही हो? माही दाएं बाएं घूम के इस सब को देख रही थी। इन कागजों पे अल्फाज तहरीर थे। उसके ख्वाबों में नजर आने वाली अलामतें। वो जैसे गुज़श्ता चंद माह में होने वाले वाकयात का एक नक्शा था, तारीखों के साथ। मैं नुक्ते मिला रही हूँ। वो सर झुकाए कागज पे पेंसिल रगड़ रही थी। जब आखिरी दफा मैंने इस आमिल का स्केच बनाने की कोशिश की थी तो उसने मुझे डराया था और मैं डर गई। अब नहीं डरूंगी। वो बिल्कुल पुरसकून थी। माही धीरे से उसके साथ जमीन पे बैठी, कुशन का सहारा लिया। मगर माला, तुम कहती हो कि माँ जादू से नहीं? आवाज भीग गई। मेरी माँ जादू से नहीं मरी। हाँ, उनकी मौत लिखी थी, जैसे कत्ल होने वालों की लिखी होती है, लेकिन कातिल को माफी नहीं मिलती। उसने चेहरा उठा के माही को देखा तो उस पे कुछ ऐसा था जो इतने दिनों में पहली दफा उसे नजर आया था। इस आमिल के जादुओं ने मेरी माँ को 6 माह बहुत तकलीफ दी है। मुझे कई माह हरासा रखा, अब और नहीं। उसने दीवारों की तरफ इशारा किया। मैं इस आमिल को ढूंढूंगी और इसको हायर करने वाले को भी, और फिर मैं इससे अपनी माँ की हर तकलीफ का इंतकाम लूंगी। लेकिन हम इसे कैसे ढूंढेंगे? हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। 2 बातें हम जानते हैं। उसने उंगलियों की वी बना के दिखाई। जब इसने मेहंदी के फंक्शन में मुझ पे हमला किया था तो मेरी गर्दन से खून निकला था। मुझे उसके हाथ से कुछ चुभा था। यानी वो आमिल एक खास किस्म की अंगूठी पहनता है जिसका पत्थर नोकीला है और वो उसे अंदर की तरफ मोड़े रखता है। यूं अगर वो किसी का गला दबाए तो इससे खून निकलेगा। क्या वो हाथ उसी का था? क्या मालूम किसी जिन का हो? माही ने कहते हुए इधर उधर देखा। वो इंसान का हाथ था। उसने जादू के जरिए ये कैसे किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उसी का हाथ था और वो पुरयकीन थी। और दूसरी बात, माला ने जवाब देने की बजाय एक कागज उसके सामने किया। माही ने हैरत से उसे थामा, फिर जमीन पे बिखरे दूसरे कागजों को देखा। इन सब पे एक आदमी के चेहरे के मुख्तलिफ जाविये बने थे, दाएं बाएं सामने से। उसके सामने से बाल झलक रहे थे और सर पे नारंगी रुमाल बंधा था। वो रंगीन तस्वीर थी। सफेद बाल साफ वाजिया थे। ये है वो आमिल जिसने मेरी माँ पे जादू किया था और मुझे यकीन है वो अब भी मेरे पीछे है। माही बिना पलक झपके इन तस्वीर को देख रही थी। पता नहीं कैसे कहाँ, मगर मैंने इसे देख रखा है माही, मैंने भी। वो बुड़बुड़ाई। माला चौंकी,
پھر تیزی سے آگے ہوئی۔ تم اس کو پہچانتی ہو؟ مابینہ مبین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بالکل شال تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ ماہی بے یقینی سے کبھی اسکیچ والے آدمی کو دیکھتی، کبھی چہرہ اٹھا کے مالا کو۔ یہ ماہی کے حلق سے نکلنے والے اگلے الفاظ پہ کشمالا ایک دم پیچھے ہٹی۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس شخص کو کیسے جانتی تھی۔ سریار میں بنی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے سامنے لمبی سڑک تھی جس کے پار بوسفورس کا پرسکون کنارہ تھا۔ کورنش پہ فٹ پاتھ بنا تھا جہاں فاصلے پہ بینچ رکھے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ بینچوں پہ بیٹھے تھے، کچھ ساتھ ٹہل رہے تھے، کچھ سودے سلف کے شاپر اٹھائے تیز چلتے جا رہے تھے۔ ایسے میں ماہر سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے دھیرے دھیرے قدم اٹھا پا رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں الجھا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور شیو آج زیادہ ہی بڑھی ہوئی تھی۔ وہ جب سے آفس سے آیا تھا طبیعت مزمل سی ہو رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں گھٹن ہونے لگی تو وہ نیچے آ گیا۔ سامنے کئی کشتیاں کھڑی تھی اور کہیں موسیقی گونج رہی تھی۔ دفتر وہ رکا، موبائل روشن کیا، سکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ اس نے مطلوبہ چیٹ کھولی، ایک چیٹ جسے وہ کئی دفعہ کھول چکا تھا، جسے وہ کئی دفعہ کھول کے بند کر چکا تھا۔ کی پیڈ پہ انگلیاں چلنے لگی، چند الفاظ لکھے پھر مٹا دیے، سر جھٹک دیا۔ وہ مالا سے نہیں، مابینہ سے ملنے جا رہا تھا۔ کیا کر لے گی وہ؟ زیادہ سے زیادہ غصہ کرے گی، چلائے گی، دیکھتے ہیں۔ بربراتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی اپارٹمنٹ بلڈنگ سڑک کے سامنے تھی۔ سڑک پار کرنے سے پہلے عادتاً دائیں بائیں دیکھا، کوئی کار اس وقت نہیں گزر رہی تھی۔ قریب میں ایک سیاہ رنگ کی SUV کھڑی تھی۔ وہ سڑک پہ آگے بڑھا۔ ایسے ہی ذہن کے کسی خانے میں ایک خیال ابھرا۔ وہ 1.5 میل کی واک کے بعد اپارٹمنٹ واپس آیا تھا۔ یہ SUV کافی دیر سے اس کے قریب نظر آ رہی تھی۔ اس کی لائٹس بجھی ہوئی تھی لیکن انجن آن تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، پھر جو ہوا وہ 3 سیکنڈ کے اندر ہوا۔ ایک دم سیاہ SUV کے ٹائر چڑچڑائے، وہ پوری رفتار سے آئی۔ ماہر فرید نے گردن اس طرف گھمائی، قدموں نے حرکت کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سیاہ کار پوری قوت سے اس سے ٹکرائی اور زن سے آگے نکل گئی۔ آس پاس شور بلند ہوا۔ بہت سے لوگ اس طرف بھاگے جہاں سڑک کنارے ایک آدمی اوندے منہ گرا ہوا تھا، ساتھ اس کا موبائل چکنا چور ہو پڑا تھا اور خون کا ایک تالاب تھا جو اس کے گرد جمع ہو رہا تھا۔